आज हम उपस्थित हैं सीटेट के तीसरे लेक्चर के साथ। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में हम सीखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अगर भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात की जाए तो इसका मतलब यही होता है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत अर्थात वे कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से नियम हैं, जिन नियमों का प्रयोग करके हम अपने कक्षा के जो कक्षा शिक्षण को या क्लासरूम टीचिंग को और रोचक बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आज हम इसी की चर्चा इसमें करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं भाषा शिक्षण के इन नियमों की, इन सिद्धांतों की, जिनका प्रयोग करके हम अपनी कक्षा के शिक्षण को और अधिक रोचक और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला जो नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, यह कहलाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए दोस्त, क्रियाशीलता का मतलब क्या है? क्रियाशील मतलब एक्टिव होता है। एक्टिव जानते हैं ना, क्रियाशील को हिंदी में अगर समझने में दिक्कत हो तो आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं। क्रियाशील का मतलब होता है एक्टिव ना। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत अर्थात बच्चे को कक्षा में एक्टिव बनाए रखने का सिद्धांत। तो बच्चे को कक्षा में आप कैसे एक्टिव बनाए रखेंगे, इस सिद्धांत में यही चीज की चर्चा की गई है। दोस्त देखिए, होता क्या है, मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, हिंदी उसे अच्छा विषय नहीं लगता है। अब ऐसे में अगर मैं जो है पढ़ा रहा हूं और नॉर्मली पढ़ाता चला जा रहा हूं तो उस बच्चे का इंटरेस्ट उस कक्षा में नहीं रहेगा, उसका ध्यान वहां नहीं रहेगा, वो बार बार जमाई लेगा, कॉपी पलटेगा, किताब पलटेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। लेकिन मान लीजिए उसी बच्चे को ड्राइंग बनानी बहुत अच्छी आती हो। अब मेरी बात को उदाहरण को समझिएगा, उस बच्चे को ड्राइंग बहुत अच्छी बनानी आती हो। अब मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा आप ऐसा करो, जो है वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा, आप सारे लोग जानते हैं यही इनका क्रम है। सबसे पहले वर्ण आता है, फिर शब्द, फिर वाक्य और फिर भाषा। अब मैंने बच्चे से कहा कि आप इसी चारों को जो है एक प्रोजेक्ट में बनाकर ले आओ, जो है बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में। अब बच्चे ने क्या किया कि उसको कला तो अच्छी आती है। अब उसने क्या किया, पहले एक बड़ा सा बादल बनाया, उस बड़े बादल पर भाषा लिखा, फिर उससे एक बूंद निकाली, एक छोटा बादल, या उसने क्या किया कि एक बड़ा सा बादल बनाया और उस पर भाषा लिखा, उस भाषा से एक बूंद निकाली जो बड़ी थी, उस पर वाक्य लिखा, उस बूंद से फिर एक बूंद निकाली जो उससे छोटी थी, उस पर जो है शब्द लिखा, और अंत में एक बूंद निकाली जिस पर वर्ण लिखा। तो इस तरह से बच्चे ने ये सीख भी लिया कि वर्ण पहले आता है, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर भाषा, या उल्टे क्रम में चले तो भाषा पहले आती है, फिर वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। और दूसरी चीज, उसका मन भी लगा रहा। तो इसी को कहते हैं बच्चे को एक्टिव रखने का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। कई बार जानते हैं इस सिद्धांत का प्रयोग तब भी किया जाता है जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आप सामान्य लेवल पे पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा है जो अच्छे स्तर का है, जो है तेज बच्चा है, अब वो उस लेवल के अनुसार उबने लगता है, तो उस बच्चे से आप प्रश्न पूछ दीजिए। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर क्रियाशील हो जाएगा और क्लास में उसका मन लगने लगेगा। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है दोस्त कि किसी भी तरह से क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे को जो है क्लास में एक्टिव रखना है, क्रियाशील रखना है। सेम यही चीज इसमें है जो मैंने आपको सैद्धांतिक रूप से समझा दिया, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक प्रश्न भी बनता है, क्रियाशीलता के सिद्धांत को करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसका एक और बहुत बड़ा लाभ है, बच्चे में समस्या के समाधान और आलोचनात्मक वृत्ति का विकास होता है। जैसे बालक क्या है, आपने उसको केवल दे दिया ना कि वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा, इसको सही क्रम में लेकर के आओ लिख करके। अब आपने उसे कुछ नहीं बताया कि आपको बादल बनाना है, कि फूल बनाना है, कि झंडा बनाना है ना, कुछ नहीं बताया आपने।
अब उस बच्चे ने क्या किया कि पहले इस समस्या का समाधान सोचा कि मैं बनाऊं कैसे। फिर जब वो बनाकर ले गया, उसके साथियों ने भी देखा और उसने साथियों का देखा, तो सबने एक दूसरे का, यार तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम ऐसा और थोड़ा गाढ़ा कर देते, तुम हल्का कर देते, ये फूल ऐसे बना देते। तो ये क्या है, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं कि नहीं। तो इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है दोस्त कि इसमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन, इन दोनों का विकास होता है। और इस सिद्धांत में हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बच्चे से प्रश्न करवाना, वो खुद कक्षा में प्रश्न पूछे या आप प्रश्न पूछे, वो उत्तर दे, या प्रोजेक्ट बनवाना आदि। अब दूसरे नंबर पर आता है अनुबंधन का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अनुबंधन शब्द कहने से बात कुछ कम समझ में आ पाती है, लेकिन साहचर्य कहते ही तुरंत बात समझ में आ जाती है। साहचर्य शब्द सहचर से बना है। सह माने साथ, चर माने चलने वाला या साथ रख करके। कहने का मतलब साहचर्य अर्थात सामने से, सम्मुख से जिस चीज का ज्ञान प्राप्त किया जाए वही साहचर्य का सिद्धांत है। और बालक अपनी छोटी उम्र में साहचर्य के सिद्धांत के द्वारा ही बहुत ज्ञान, अधिकांश ज्ञान वो साहचर्य के सिद्धांत के द्वारा ही सीखता है, प्राप्त करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए बच्चा आपका है, आप कमरे में बैठे हैं और आपका चश्मा दूसरे कमरे में टेबल पर रखा हुआ है। अब आपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ मम्मी से मेरा चश्मा मांग लाओ। बच्चा गया, माताजी मान लीजिए मम्मी उसकी किचन में काम कर रहे हैं, वो गया, उन्होंने कहा मम्मी पापा चश्मा मांग रहे हैं, पापा का चश्मा दे दो। मम्मी गई, उन्होंने टेबल पर से चश्मा उठाया, बच्चे को पकड़ाया। अब देखिए, जब बच्चे ने चश्मा हाथ में लिया, जब चश्मा हाथ में लिया तो साहचर्य हो गया, उसने जान लिया, देख लिया, समझ लिया कि भैया ये दो तो ऐसे ऐसे कांच रहेगा, ऐसे लटका रहेगा, पीछे कान पे चढ़ाने वाला इस तरह की जो आकृति है, इसी को चश्मा कहते हैं। अब उसने चश्मा के साथ साहचर्य किया और सीख लिया कि यही चश्मा है। अब जब दोबारा आप उससे कहेंगे कि बेटे जाओ मम्मा से चश्मा मांग लाओ, तो वो मम्मा के पास नहीं जाएगा। आपने कहा टेबल पे मेरा चश्मा रखा, अब वो जान गया कि इसी को चश्मा कहते हैं, वो जाएगा चश्मा उठाएगा, ला करके आपको दे देगा। तो यही है साहचर्य का सिद्धांत, किसी चीज को देख करके उसे सीखने का सिद्धांत। ठीक, जैसे एक छोटा बालक फूलों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, लेकिन जो माली के घर का बालक होगा उसे पता होगा कि इस फूल को गुलाब कहते हैं, इस फूल को गेंदा कहते हैं, इसे कमल कहते हैं, इसे गुड़हल कहते हैं, इसे चमेली कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रोज उससे साहचर्य हो रहा है। तो दोस्त, ये रहा हमारा अनुबंधन का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। और इसमें मैंने लिखा है आपको चीजों के लिए कि जब बालक छोटा होता है तो चीजों को देखकर ही उनका ज्ञान प्राप्त करता है, वही साहचर्य के माध्यम से। 60 में मैंने लिख दिया, टेबल पर रखा चश्मा मां द्वारा बताए जाने पर बालक जान जाता है। मतलब मां बताती कि चश्मा है बेटा, यही आपको पापा को देना है, वो साहचर्य कर लेता है, जान लेता है और ले जाकर पापा को दे देता है। चलिए अगला तीसरा जोड़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्त, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। आप नाम से ही सिद्धांत को काफी हद तक समझ गए होंगे। देखिए दोस्त, आप लोग अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हैं, अध्यापक बनने की तैयारी करते हैं, बिल्कुल एक बड़े भाई के तौर पे आपको एक नेक सलाह भी दूं और ये टॉपिक भी पढ़ा दूं। कभी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ाइए, उसके रियल लाइफ से, उसके व्यवहारिक जीवन से उसे अटैच कर दीजिए, बच्चा धड़ाक से समझ जाएगा और आप उसे कुछ भी पढ़ा सकते हैं। तो जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत ही यही है कि बच्चे ने जिस चीज को देखा है, जाना है, जिसे वो देख रहा है, जिसे वो महसूस कर रहा है, उसे वही उन्हीं चीजों से उदाहरण उठा करके पढ़ाइए। यही है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए, इस सिद्धांत के द्वारा हम बच्चे को व्याकरण, गद्यांश, पद्यांश आदि बड़े आसानी से समझा सकते हैं। गद्य पद्य मतलब इनकी व्याख्या और व्याकरण, इन चीजों को बड़े आसानी से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बच्चे को विशेषण पढ़ाना है, अब आप बच्चे को परिभाषा बताएंगे, संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण करते हैं वगैरह वगैरह। बच्चा खामखा उबेगा, छोटा बालक है, उसको लगेगा यार क्या चल रहा है, छोड़, बंद करो इसको। सीधे सीधे आपने बच्चे से क्या कहा कि ये बेटा खड़े हो जाओ मोहन। मोहन खड़ा हो गया। मोहन तुम कैसे स्कूल आते हो? मोहन ने कहा सर मैं स्कूल बस से स्कूल आता हूं। अच्छा बेटे ये बताओ स्कूल बस तुम्हारी क्या है? तो मोहन ने कहा कि सर क्या है? भाई स्कूल बस तो क्या है बेटे, एक वस्तु है कि नहीं?
मोहन ने कहा हाँ सर एक वस्तु है। फिर आपने कहा अच्छा मोहन ये बताओ स्कूल बस का रंग कैसा है तुम्हारे? तो मोहन कहेगा सर हमारी स्कूल बस का रंग पीला है। तो एक देखिए अब वहां आप मोहन को तुरंत उसके जीवन से जोड़ दीजिए कि बेटे देखो तुम्हारी स्कूल बस एक वस्तु है, तो इसलिए जो वस्तु होती है वो संज्ञा होती है, उसका एक नाम है बस, तो वस्तु और उसका नाम है तो वो संज्ञा हो गई, और उसकी विशेषता है कि वो पीली है, तो पीला होना उसकी विशेषता है, इसलिए पीला होना विशेषण हो गया। नहीं, बच्चे को आपने उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ दिया, जो जिस चीज को रोज देखता है अब वो छुट्टी के बाद जैसे बस में बैठेगा तुरंत जान जाएगा कि हाँ इसी को विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज को पढ़ाओ बेटे उसे व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। ठीक, अगला अनुकरण का सिद्धांत। साहब बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चैपनीज, कार्टी, वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसका समर्थन किया अनुकरण के सिद्धांत का। और देखिए दोस्तों वास्तविकता यही है कि बालक जो है अनुकरण के द्वारा, बालक ही नहीं हम सभी लोग अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, जो आपके घर के आसपास के लोग मुंबई रहने लगे होंगे, लंबे समय से मुंबई रहने लगे होंगे या बंगाल रहने लगे होंगे, तो वो बंगला को, मराठी को धीरे धीरे समझना प्रारंभ कर देते हैं। भले ही वो उसे खुलकर न बोल पाए लेकिन समझ लेते हैं कि कहा क्या जा रहा है। ये कैसे संभव हुआ? क्या उन्होंने कहीं अलग से पढ़ा लिखा? नहीं, अनुकरण के माध्यम से। वो ऐसे लोगों के मध्य हैं जो रोज उसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके भाषा को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ते जोड़ते अनुकरण करके उन्होंने उस भाषा को सीख लिया है। तो अच्छा यही नहीं, बालक देखिए होता क्या है, बड़े अच्छे घर का बच्चा है, बड़े संस्कारिक घर का बच्चा है, किसी दिन बाहर खेलने जाता है और बाहर खेलकर जब लौटता है तो अपने छोटे भाई को एक भद्दी सी गाली दे देता है। अब घर में तो किसी ने उसे गाली नहीं सिखाया, उसने कहां सीखा? वो जहां खेलने गया था वहां वो ऐसे माहौल में था कि जहां गाली दी जा रही थी। अब उसने वहां उसका अनुकरण किया और उसका प्रयोग कर दिया। नहीं ठीक है, अब प्रयोग करने के बाद की क्या दशा होगी वो तो आप जान ही रहे, कितना पिटेगा बेचारा। लेकिन यहां मूल बात यह है कि बालक अनुकरण के माध्यम से सबसे ज्यादा सीखता है दोस्त। तो इसलिए छोटा बालक साहचर्य के माध्यम से सीखेगा, लेकिन जैसे ही बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, घर के बाहर निकलने लगा, वो अनुकरण के माध्यम से सबसे ज्यादा सीखेगा। इसीलिए आप देखते होंगे लोग हमेशा कहते हैं कि अच्छी सोसाइटी में रहिए, ठीक ठाक लोगों के बीच रहिए। क्यों? क्योंकि अगर गलत जगह रहेंगे तो बच्चा गलत चीज का अनुकरण करेगा, गलत भाषा का अनुकरण करेगा और फिर वही गलत भाषा का प्रयोग भी करेगा और उसके आगे के संस्कार भी गलत होंगे। तो अनुकरण का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। आइए चलते हैं अभ्यास का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि किसने अभ्यास का सिद्धांत दिया। ठीक, तो जानिए दोस्तों, थार्नडाइक महोदय ने अभ्यास का सिद्धांत दिया। जो है अभ्यास का सिद्धांत, देखिए नाम से ही आप जान गए होंगे अभ्यास का मतलब क्या है। प्रैक्टिस, किसी चीज को बार बार करना। जब आप बार बार करते हैं तो धीरे धीरे आप क्या होते हैं, उसमें परफेक्शन पाने लगते हैं, आप परफेक्ट होने लगते हैं। तो यही चीज थार्नडाइक ने कहा कि बच्चे को भाषा के प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बच्चे को भाषा के प्रयोग का अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बच्चे को जितना ज्यादा भाषा प्रयोग का अवसर आप देंगे वो उतना ही भाषा के प्रयोग में परफेक्ट होता चला जाएगा, उतना ही भाषा के प्रयोग में दक्ष होता चला जाएगा। जैसे आपको एक व्यवहारिक जीवन से उदाहरण दूं, लोग 3,000, 4,000, 5,000 दे करके जाते हैं मोटर ट्रेनिंग स्कूल में, कार चलाना सीखते हैं। 15 दिन 20 दिन में वो आपको काम भर खूब बढ़िया अकेले चला लेने भर काम भर कार चलाना सिखा देता है। लेकिन अगर वही 15 दिन बाद आपके पास गाड़ी नहीं है, आप वहां 15 दिन सीख लिए, 15 दिन में वहां तो चलाने लगे, फिर घर आके बैठ गए तो जो चलाए थे सब राम राम सत्य है, जीरो हो गया। लेकिन वही चीज अगर आपके पास कार है, धीरे धीरे गली में खाली जगह धीरे धीरे घुमाते रहे तो अभ्यास करते करते आप एकदम परफेक्ट ड्राइवर हो जाएंगे और एकदम 120 की स्पीड से भागेंगे लेकर के। तो सीधी सी बात है, यही है अभ्यास का सिद्धांत। बालक को जितना ज्यादा भाषा का अभ्यास कराया जाएगा, और ये प्रश्न बार बार आता है। और एक व्यवहारिक चीज बता दूं आपको, एक प्रश्न का उदाहरण बता दूं, अगर बच्चे के भाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लिखता है
कि अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। तो 90% यही उत्तर सही होता है। फिर से बता दूं, भाषा से रिलेटेड प्रश्न आए और उसमें एक विकल्प पूछे कि इनमें कौन सा विकल्प सही है, और एक विकल्प में अगर दिया हो कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए या प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए, तो ये जान जाइएगा कि 90% वही उत्तर सही होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा जो है अभ्यास का सिद्धांत। अब आते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हल ने यह सिद्धांत दिया था, हल ने यह सिद्धांत दिया था, लेकिन स्किनर महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। स्किनर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने ये कहा कि पुनर्बलन, पहले जान जाइए पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा कठिन शब्द है तो लगेगा। पुनर्बलन का मतलब ही होता है किसी कार्य को करने के लिए स्वयं से मन में दोबारा करने के लिए ऊर्जा का जगना, यही कहलाता है पुनर्बलन। समझ गए? कार्य को करने के लिए ऊर्जा, दोबारा करने के लिए मन में ऊर्जा का जगना, यही कहलाता है पुनर्बलन। ठीक, तो अब सीधी सी बात है, यदि बच्चे ने कार्य किया, आप उसके कार्य की सराहना करिए। आप कहिए बेटा आपने बड़ा अच्छा चित्र बनाया है, भले ही उसने जो है मेंढक को मुर्गी बना दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे बताइए कि बेटे आपने बड़ा अच्छा चित्र बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, गुड, आप अच्छा चित्र बना लेते हो। बच्चा दोबारा फिर वो काम करने के लिए उत्साहित होगा और 2 दिन बाद तो वो सही बना ही लेगा। ठीक, मान लीजिए आपको कुछ नहीं बनाना आता, आप 2 भाई घर में हैं, अब घर में कोई नहीं है, भूख लगी है, आपने कहा चलो मैंने देखा तो है मम्मी पहले तेल डालती है, प्याज डालती है, फिर उसके बाद उसमें आलू काट के डालती है, गोभी डाल देती है, मटर डाल देती है, थोड़ा सा मसाला डाल देती है, थोड़ा पानी डाल के उसको पका के उसी में चावल वावल डाल के तहरी बना देती है। अब आपने वो सारा काम किया, पता चला कि जो है आपने बनाया, अच्छा बना नहीं बना, ज्यादा समझ नहीं पाए, नीचे से पकड़ लिया। अब दूसरा खाने वाला अगर कहता है भाई तुमको कुछ नहीं बनाना आता, एकदम बेकार हो तुम, तो आप फिर दोबारा कभी बनाने के लिए पुनर्बलित नहीं होंगे और आपका मन दोबारा कभी बनाने का नहीं करेगा। आप होटल में भागेंगे, वही विकल्प खोजेंगे। लेकिन यदि नहीं भी थोड़ा सा ठीक बना है, दूसरे ने कहा बहुत अच्छा बनाया यार, आपने पहली बार बनाया, इतना अच्छा बनाया ना, आपका मन पुनर्बलित होगा, फिर दोबारा बनाएंगे। तो ये रहा पुनर्बलन का सिद्धांत। और एक अंतिम सिद्धांत की बात करते हैं दोस्त, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए दोस्त, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण। इन सिद्धांतों से व्यवहारिक जीवन से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे वैयक्तिक विभिन्नता की मैं बात करूं तो जिस समय हम पढ़ेंगे जो है बहुभाषी कक्षा, समावेशी कक्षा, वहां हम देखेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता किस तरह से हमारी कक्षा में मौजूद होती है। लेकिन दोस्त एक चीज याद रखिएगा, कक्षा में बैठा हर बालक दूसरे बालक से किसी न किसी प्रकार भिन्न होता है। किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, किसी की मात्रात्मक त्रुटि बिल्कुल नहीं है, किसी की मात्रात्मक त्रुटियां बहुत ज्यादा हो रही है ना। कोई बच्चा चित्र अच्छा बना ले रहा है तो किसी को अंडा भी बनाना नहीं आ रहा है। तो क्लास में बैठा कोई बच्चा बोलता बहुत अच्छा है तो कोई बच्चा लिखकर बहुत अच्छा करता है। तो क्लास में बैठा हर बच्चा किसी न किसी तरह से दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। तो जब बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है तो आपको पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस तरह से पढ़ाएं कि प्रत्येक बालक को अपनी शिक्षा में समावेशित कर लें, जो है कोई भी बालक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही है कि इस प्रकार शिक्षण कार्य करें जिससे बालक का दोष उसके भाषा सीखने में बाधा न बने। तो ये रहा दोस्तों हमारा भाषा से जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर चर्चा करेंगे भाषा शिक्षण सूत्रों की या आगे की अन्य बातों की। ठीक।